नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेट चल रही है, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं सेट 5। आप सभी को भली भांति परिचित होगा कि रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे की एग्जामिनेशंस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने इस आज के पेपर में आरआरबी एनटीपीसी 2016 में हुए मेंस एग्जामिनेशंस और पीटी एग्जामिनेशंस और साथ ही आरआरबी ग्रुप डी 2017 और 18 में जो एग्जाम्स हुए हैं उसको सारा मैं समेटने की एक जगह कोशिश किया हूं। इससे मैं आपको सेट वाइज करवा रहा हूं, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर बना के जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको नॉलेज मिलती है क्वेश्चंस का तरीका किस तरह से आने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ मेरी ये दूसरी क्लास होती है टारगेट ऑल द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। इसमें बिल्कुल चैप्टर वाइज, थ्योरी वाइज, कंसेप्ट वाइज सभी चीजें यहाँ पर कराई जाती है, जिससे कि आपको चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज और पकड़ आपकी मजबूत हो जाए। ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए होती है, चाहे आप एसएससी के कैंडिडेट हो, चाहे आप रेलवे के हो, या आप बैंकिंग के हो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के हो, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चैप्टर वाइज थ्योरी विद कंसेप्ट और बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल आपकी एग्जाम में 100% आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, यदि द्विघातीय समीकरण 6x² - 5x + 1 = 0 के दो मूल अल्फा और बीटा है, तो इनके मूलों के वर्गों का योग कितना होगा। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आप सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² bx + c = क्या होता है, 0 होता है। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a होगा, और अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होगा। लेकिन मुझसे क्या पूछा है, इनके मूलों के वर्गों का योग। यानी आप देखिए इसको इसके साथ यदि मैं कंपेयर कराऊं तो मैं देख रहा हूं कि अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। और इनके मूलों के वर्गों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/6। 5/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू 1/6। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो 25 और यहाँ पर क्या हो गया, 1/3। 36 और 3 का एलसीएम 36 हुआ, यहाँ पर 25 और यहाँ पर क्या हो जाएगी, 12। यानी ओवरऑल आपकी जो आंसर होगी वो 13/36 होगी। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये चीज आपको यदि नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, और आपको पता होना चाहिए कि मूलों का योगफल -b/a होता है और अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल c/a होता है। एक और चीजें होती है जिसमें कि हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो x इक्वल टू होती है -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac। b² - 4ac क्या होगा, 2a। इससे हम डायरेक्ट x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में ABC 70 डिग्री है। ABC कितना है, यहाँ पर 70 डिग्री दिया हुआ है। तो ADC कोणों का मान क्या होगा। आप सभी को पता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज, जैसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉनसाइक्लिक। क्या कहते हैं, कॉनसाइक्लिक कहते हैं। तो कॉनसाइक्लिक के विपरीत कोणों का योगफल यानी एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। दोस्तों
यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना, तो एक बार थम्स अप, लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी के लिए है, उन सभी के लिए है जिनके पास पैसे की अभाव है, जो कहीं पर यूट्यूब में पूरे खोज रहे हैं लेकिन कहीं भी सटीक से उन्हें उनके अनुसार नहीं पढ़ाया जाता। मैं उन स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर हूँ जिनको जिनके पास पैसे नहीं है बड़े शहरों में जाकर पढ़ने के लिए, वो घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ये स्पेशलिस्ट चैनल बना हुआ है। तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दें, जितने आपके प्लेटफ़ॉर्म पे हैं सभी पर शेयर कर दें ताकि इन सभी के पास ये चैनल पहुँच जाए। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर और ध्यान के साथ लगातार मैथ बनाते जाइए। एंगल बी कितना है? 70 डिग्री। एंगल डी कितना है सर? नहीं पता, है ना? एंगल डी मीन्स एडीसी इक्वल टू क्या करना है? 180 डिग्री। आप समझ गए होंगे एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। कितना हो गया? 110 डिग्री हो गया, यानी 110 डिग्री। 2 मिनट का सवाल था और देखिए ये क्वेश्चंस आरआरबी भोपाल मेंस परीक्षा में आए हुए हैं। तो ऐसा ना सोचे कि इजी सवाल नहीं आएंगे, क्वेश्चंस सभी तरह के आएंगे। इजी भी रहते हैं, एक क्वेश्चंस के अंदर आपको इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल यानी टफ लेवल तीनों क्वेश्चंस को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए बेहतरीन सवाल है। अब ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 3.6 हो तो cosec स्क्वायर cosec 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आसानी से बन जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ये जो cot 4 थीटा है ना, प्लस यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 3.6 है। आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे ना कि समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है। मैं बताऊं, यदि cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 3.6 है ना, और यहाँ पर cos 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसका भी आंसर 3.6 होगा। तो ये आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, घरों में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो इतने बड़े क्वेश्चंस का जवाब आप 0.1 सेकेंड में नहीं दे पाओगे। लेकिन प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी तो बस आप चैन की नींद सोओगे और एग्जामिनेशंस की भी कोई टेंशन आपको नहीं होगी। तो देखिए कैसे, यहाँ में cot 4 थीटा और cot स्क्वायर थीटा मैं क्या करूंगा, cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा। ठीक है ना? जैसे मैंने cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया cot स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया प्लस 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 3.6 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, cot स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप सभी को पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कॉसिक स्क्वायर थीटा है ना माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से दोस्तों जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको याद होगा, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा और मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ाया है, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या मैं यहाँ बैठा दूं, मैं यहाँ पर बैठा सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा और इसके बदले क्या बैठाना मुझे, इसके बदले बैठाना मुझे यहाँ पर कॉस एक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या करना है, 3.6। ठीक है? अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा, अब मैं कॉट स्क्वायर थीटा को यदि यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को यदि अलग करूँ तो क्या बनता है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। बस इसी का काम है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है? और इसके बदले मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ये कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ दिया, इक्वल टू क्या चल रही है, 3.6। ऑटोमेटिकली देखना ये आ जाएगी। अब ये इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, इससे मैं इसको, सॉरी यहाँ पर ये गलत मैंने लिखा, यहाँ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, है ना? यहाँ पर क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से घुमा के लिख सकता हूँ कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है? अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगी, यहाँ पर cosec 4 थीटा मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस 3.6 हो जाएगी। ठीक है? तो देख रहे हो ना कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर चल आई।
तो आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही खुशी हुई होगी कि ये जो फॉर्मूला था cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 3.6 और cosec 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू का मान क्या होगा। तो आप ये चीज़ों से आप समझ गए हैं कि ऐसी क्वेश्चंस यदि रहेगी तो मुझे क्या होगा, जो यहाँ पर गिवन रहेगा वही आंसर होगा, है ना। जो यहाँ पर जैसे कि आपको इसमें मैं एक बताना चाहूंगा। हाँ चल गई। हाँ देखिए, आपने इस तरह का जरूर पढ़ा होगा कि साइन, इस तरह से साइन 14 थीटा प्लस कॉसेक 14 थीटा इक्वल टू 2 हो, है ना। अब कुछ भी दे दे, यहाँ पर कुछ भी दे दे, 2001 थीटा प्लस कॉसेक 2001 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा। इसी तरह से आपको इस तरह से दे दे कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 हो, और फिर यहाँ पर दे दे कॉस 5001 थीटा प्लस सेक 5001 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसका भी आंसर 2 ही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार को कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। बहुत इजी सवाल है। यानी आपको सीधी सी क्या कहने क्या है कि एक सीढ़ी है, एक दीवार है और दीवार के साथ सीढ़ी लगी हुई, ये दीवार के साथ क्या लगी है, सीढ़ी लगी हुई है। और इसकी सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है, ठीक है। और इसके साथ कितने डिग्री कोण बना रहे हैं, इसके साथ 30 डिग्री के कोण बना रहे हैं। तो आपसे सीढ़ी दीवार की ऊंचाई कितनी, यानी ये ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, यानी ए बी पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि क्या चाहिए आपको, लंब बटे कर्ण चाहिए ना। यानी लंब बटे कर्ण किस में होती है, लंब बटे कर्ण साइन 30 डिग्री में होती है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। यानी एच यहाँ पर मेरा हाइट ऑफ वॉल हो गया और यहाँ पर 20 हो गया। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। और एच इक्वल टू कितने होती है, 20 होती है। 2 से कट गया 10, यानी एच की जो हाइट हो गई, यानी दीवार की जो हाइट है यहाँ पर 10 मीटर है। था क्या कुछ, कुछ भी तो नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बंद एक बंद लकड़ी के आयताकार बक्सा 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, ठीक है। इसकी बाहरी आयाम यानी एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है, वो है 22 मीटर सेंटीमीटर। चौड़ाई है 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। इसे सीमेंट से पूरी तरह भरा जाता है। तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी है। यानी दोस्तों अंदर का आयतन पूछा हुआ है, और चूंकि बॉक्स कितना मीटर है, 1 सेंटीमीटर मोटा है। तो अंदर का जो इंटरनल वॉल्यूम जो होगा, सबसे पहली बात कि अंदर की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। तो आप सभी को पता है कि अंदर की जो लंबाई L हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बाहरी लंबाई कितनी है 22, और अंदर की लंबाई जब निकालेंगे चौड़ाई में से 2 बार घटेगा, जैसा आप सभी को पता है। यानी 22 में से 1 प्लस 1 लंबाई इधर से भी, क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो चीज है, अब इधर से भी क्या होगी, अंदर की होगी। तो इधर से मैं देख रहा हूँ, इधर से ये वाला 1 मीटर इधर से भी घट जाएगा, और 1 मीटर ये जो है, ये जो आप देख रहे हो ये 1 मीटर इधर से भी घट जाएगा। यानी दोनों तरफ से 1-1 मीटर घटेगा, क्योंकि बाहर कुछ और रहेगा और अंदर क्या होगा, कुछ और होगा। जब इसकी चौड़ाई 1 मीटर है, जब इसकी चौड़ाई 1 मीटर है ना, तो अंदर की चौड़ाई इधर से भी 1 मीटर घट जाएगा, इधर से भी 1 मीटर घट जाएगा। ठीक है, यानी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई होगी इसकी अब 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई इसकी हो जाएगी, यानी सब में से दो दो घटेगा। यानी सीधी सी बात है कि सब में से दो दो घटेगा, यानी 17 माइनस 2 कितनी हो गई, 15। फिर h कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी 12 माइनस 2 यानी 10। यानी इंटरनल वॉल्यूम, यानी इंटरनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है सर, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। यानी आप देखो 15 दूनी 30,
यानी यहाँ पर 3000 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। समझ में आई? यहाँ पर सिर्फ आपसे ये पूछा गया था। देखो एनटीपीसी 2016 में आई हुई है। अब बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सवाल यूं हो सकता था, जैसे आपने देखा 22, जैसे आपने देखा 22 और देखा 1 मीटर चौड़ाई है, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे आपको यहाँ लिखेंगे 20, फिर 17 तो यहाँ क्या लिखेंगे 15, फिर देखेंगे 12 तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है? 175 से पूर्णतः विभाजित कितनी संख्या है? 175 से पूर्णतः विभाजित यहाँ पर कितनी संख्या है? तो कितनी संख्या है यहाँ पर? तो देखो कैसे पता करेंगे? 175 को सबसे पहले हम तोड़ेंगे। 175 को हमने तोड़ा, 175 को देख रहा हूं मैं कि 25 गुने यहाँ पर 7 होगा, यानी 25 से भी जाने चाहिए, 7 से भी जाने चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 25 से भी जाएगी, तो 7 से भी जाएगी? क्या 500 7 से जा रही है क्या? नहीं। क्या 875 7 से जा रही है क्या? तो दोस्तों मैंने आपको 7 से विभाज्य का भी नियम बताया था। क्या होता है 7 से विभाज्य का नियम? 25 से तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि 75 है, लास्ट में 75 है, 25 से 100% जाएगी। जिसके लास्ट में 75 है 25 से जाएगी, 25 है जाएगी, है ना, 50 है जाएगी। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। मैंने 5 संख्या देखा, क्या पांचों संख्या 7 से जा रही है क्या? अब ये देखना होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कि 5 संख्या आपकी 25 से तो जा रही है, 5 संख्या आपकी 25 से जा रही है, लेकिन क्या ये आपको 25 से जा रही है क्या? ये 7 से कट रही है क्या? आप काट के देखो, या डायरेक्ट काट के देखो, या देखो 7 से कट रही है, 7 से कट रही है ना? ये तो 7 से कट रही है आपकी, ये 7 से कट रही है, यानी 875 आपकी 60 से कट रही है। ठीक है, फिर 1575 7 से कट रही है क्या? 1575 क्या 7 से कटे? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35। जी हाँ, ये भी मेरी 7 से कट रही है। 25 से तो कट रही है, साथ साथ 7 से भी कट रही है। अब इस पर आ जाओ, ये तो कटेगी ही नहीं, है ना? इस पर आ जाओ, इसको देखो 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा? 5 पर 2, 7 7 49, 7 पंचे 35, ये भी कटेगी, यानी ये भी 7 से कट रही है। ठीक है, दूसरी संख्या इसको चेक करते हैं। 7 चौके 28, ये नहीं कट रही है। 7 चौके 28 तो करे, 7 7 49, एक बच जा रहा है, तो ये भी हट गया। अब इसको देखो, 7 7 7 चौके 28 हो गया यहाँ पर, 7 चौके 28 और कितना बच गया? 5 और 2, 7 7 49, 7 5, हाँ ये कट रही है, और ये तो कटेगी नहीं क्योंकि 25 से नहीं कट रही है। यानी कुल मिलाकर आपको कितनी संख्या कट रही है यहाँ पर? 4 संख्या, 4 संख्या आपको 125 से कट रही है। तो कैसे पता किया मैंने? 25 से। 25 से कैसे कटेगी? जिसके, देखिए ये 25 से कट रही थी ना, लेकिन 7 से नहीं कट रही है ना? तो ये कट गई। ठीक, ये 25 से कट रही है, 7 से भी कट रही है, ये 25 से कट रही है, 7 से भी कट रही है, ये तो लास्ट में 15 है, तो 25 से कट ही नहीं रही है, ये लास्ट में 25 है और 7 से भी कट रही है, ठीक ना? ये लास्ट में 25 से कट रही है, लेकिन 5 7 से नहीं कट रही है, और ये 25 से भी कट रही है, 7 से कट रही है। तो कुल मिला के आपको कितनी संख्या हो गई? कुल मिला के आपको यहाँ पर, कुल मिला के आपको यहाँ पर 4 संख्या, 4 ऐसे संख्या है, 4 ऐसे संख्या है जो पूर्ण विभाज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अब ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास। आप डायरेक्ट यहाँ पर 7 7 अट्ठे 56, यहाँ पे लिखो 8, ठीक है ना? अब देखो 45 3 15, 15 35, 3 से क्या 15, 15 में से 35 किया, 5 5, 3 से किया, कितना हो जाएगा यहाँ पर? गुने हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ हो गया 15, 5 घट गया तो हो गया 30, 30 में 10 घट गया तो 20, यहाँ हो गया 20, और भागा यहाँ हो गया 4, फिर 4 पंचे 8, और यहाँ पर 5, और कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 40। इसके आंसर कितनी हो जाएगी? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप जितने भी यहाँ पूर्णांक में, या जिसको होल आप बोलते हो, इसको आप पहले निकाल लो, इसको आप निकाल लो। मैंने फ्रैक्शंस में बताया है, जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं, जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे अभी भी ऑल द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तैयारी जीत की प्लेलिस्ट, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, और लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वहां पर सारे क्वेश्चंस है और सारे मेथड है, जिससे कि आपका मैथ्स फास्ट हो जाएगा। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल के अंदर 150 से भी ज्यादा वीडियो है,
और जाके देखिए और कंटिन्यू ये वीडियो लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता है, तो हमारी पढ़ाने के तरीके, क्वेश्चंस पैटर्न हर चीज़ बदलते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये 3 और ये +5, फिर यहाँ पर क्या होगा -2 और यहाँ पर -4। इसको मैंने जैसे लिया, यहाँ 3 तो 3, प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, माइनस था तो माइनस, और यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर क्या होगा 10/11, यहाँ पर क्या हो जाएगा +7/5, ठीक है, -9/22, हाँ, -9/10, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो 5 3 8 और 6, तो यहाँ तो 2 आ जाएगी। अब प्लस यहाँ कितनी आ रही है, यहाँ 11 5 22 10 का एलसीएम हो जाएगा 330 हो जाएगा। अब 11 से काटा, 11 तिया 33, यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 5 से काटा, 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30 22, 5 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, ठीक है, माइनस यहाँ पर मैं काट रहा हूँ, तो कितना कितना बार में कट जा रहा है मैं यहाँ देख रहा हूँ, 22 से मैं यदि काटूंगा तो 22 से कम 22 और 22 पंचे यानी 15 बार में कट रही है शायद, है ना, 15 बार में कट रही है, तो 15 नामा 135, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ बनाओ, आप लोग के पास भी पेन और पेपर होनी चाहिए, और मेरे से भी पहले आप आंसर बना के वहां दे दो, है ना, मेरे से भी पहले आप वहां पर आंसर बना के दे दो। यहाँ 10 से मैंने काटा, 9 3 27, 9 3 27, 9 3 27 कितना हो जाएगा 297, ठीक है। अब सबको जोड़ो कितनी आ रही है, 2 सच 454, 454 घटाओ कितनी हो जाएगी 432 बट्टे 330। अब यहाँ पे कितने हो जाए 2, 454 से 32 घटा तो कितने हो जाए 22 बट्टे, और कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 पूर्णांक 1/15। ये जो प्लस में है ना वो पूर्णांक में आ जाती है, तो 2 पूर्णांक 2/15। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी जल्दी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 4 6 9 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित होगी। ध्यान दें स्टूडेंट, जिनकी सीबीटी 2 है, देखिए यहाँ पर मेंस एग्जाम में ये आई हुई है। ये एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 19 जनवरी 2017 द्वितीय पाली में ही आई हुई है। इसलिए मैंने जैसा क्वेश्चन आया है वैसे मैंने यहाँ पर पुट किया है, ताकि आप लोग को ये ना हो सके कि सर कितने इजी क्वेश्चन लाए हैं और इजी क्वेश्चन बता रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये दिखाना चाहता हूँ, क्वेश्चंस हार्ड नहीं आते, बस आपको समझना होता है, ठीक ना। अब 4 6 9 12 14 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 4 6 9 12 14 एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 3 9 6 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भी और काटना होगा मुझे, मुझे 2 से काटना होगा, 1 3 9 3 7, अभी और जाएगी यहाँ पर, अब 3 से जाएगी 3 1 1 3 1 7, अब नहीं काटते, ठीक है ना। 7 21 21 दिए कितना 63, 63 दूनी कितना हो, कुछ गड़बड़ हो गया, 7 21 21 दिए 63, 63 दूना कितना हो गया 126, 126 दूनी 252, 126 दूनी कितनी हो रही है 252, ठीक ना, 126 दूनी 252, यानी एलसीएम यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ पर एलसीएम आ रही है आपकी 252, ठीक है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वो 4 6 9 12 14 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ पर आंसर 252, कृपया ना दें, क्वेश्चंस को पढ़े, इसीलिए ये क्वेश्चंस मेंस लेवल के क्वेश्चंस है। जैसे एलसीएम 252 आ गया, बच्चे यहाँ 252 करके टिक करके निकल जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़े, वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 4 6 9 12 14 पूर्णतः से विभाजित हो जाए, तो कौन हो रहे हैं यहाँ पर 126, क्योंकि 126 को मैं दोगुना करूंगा तभी तो होगा, 126 को दोगुना करने पर क्या हो रही है 252 हो रही है, ठीक है। आ रही है बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए मेंस मेंस में क्या होता है, लैंग्वेज आपको समझना है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन संख्याओं का योगफल 51, पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 4:5, पहली का तीसरी संख्या का अनुपात 1:2,
तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा। यहाँ पर देखो पहली संख्या और यहाँ पर दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना 4:5 और यहाँ पर कितनी है फिर यहाँ पर की पहली और तीसरी। यहाँ पर क्या है पहली पहली और तीसरी। ठीक है, पहली तीसरी कितना 1:2। दोनों की पहली, दोनों के पास क्या है पहली है ना, ये पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और ये पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितनी 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मेरे पास कितना हो गया, पहला हो गया 4, दूसरा हो गया 5, अब यहाँ पर पहला हो गया 4 और दूसरा हो गया 8। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या कितनी हो गई मेरे पास 4:5 अनुपात कितनी हो गई 8। अब तीनों संख्याओं का क्या दिया हुआ है योगफल, यानी 8×5 = 13 और 13×4 8×5 = 13 और 13 और 4 कितनी होती है, गलती हो गई क्या, 4:5 है। ठीक है, और 4 1 4 दूनी 8, 5 4 9 9 8 17, ओहो 8×5 = 13 13×4 17 ना, सॉरी 13×4 17, तो 17 यूनिट इक्वल टू कितनी हो रही है, 17 यूनिट में देख रहा हूँ, 17 यूनिट इक्वल टू क्या हो रही है 51। तो एक बराबर क्या होगा यहाँ पर 3 होगा, है ना। अब ये संख्या, यदि संख्याओं को यदि मैं ऐसे ले लूँ 4x, है ना, 4x, अब सबको इंटू करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है तीनों संख्याओं का गुणनफल 4x इंटू 5x इंटू 8x। क्या देख रहा हूँ यहाँ पर 8×5 = 40, 8×5 = 40 और 4 चौके 16, यानी 16 16 160, 4×5 = 20, 8×9 = 16, 160 क्या होगा x³ होगा, यानी 160 इंटू 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, तो 3 का क्यूब यहाँ पर 27 हो गया। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, यदि 160 को 27 से यदि गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर, कितना हो 43, लगभग 4320 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4320 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर चीजें आप समझ रहे हैं कि तीनों को लास्ट में क्या करने बोला है, गुना करने बोला है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 3 चौके 12, आप ऐसे भी निकाल सकते हो 12 गुना 5×3 = 15, है ना, गुना 8×3 = 24। ठीक है, तब भी आपको इतना ही आएगी, तभी आपको 4320 ही निकल कर आएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी एग्जाम में आ रहे हैं और लगातार आएंगे। इससे आपको ये समझ में आ रही है कि एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह की थी और अभी आने की संभावना किस तरह हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 किलोग्राम। देखिए रांची असिस्टेंट ड्राइवर 2003 में, बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस को ये लोग रिवीजन करते हैं, इसलिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं आपको एक महीने के अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बस आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और दबा के शेयर करें। ठीक है, 100 किलोग्राम चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा, बाकी को 20% लाभ पर, यदि कुल लाभ 12% इस बिक्री पर हुआ तो कितना चावल 20% लाभ पर उसने बेचा, यानी उसने 10% लाभ पर बेचा यहाँ पर। ठीक है, और 20% लाभ बेचा, बाकी को कितना 20% लाभ पर बेचा। ठीक, और कुल पर कितना 12%, कुल पर कितना 12%, तो यहां से यहां कितनी हो जाएगी 8%, और यहां से यहां एलिगेशन से बना देंगे, एलिगेशन से बना देंगे, तो कितना मैं देख रहा हूं 4×2 = 8, दो चौके 8, 2 एकम 2, यानी मैं देखा 4:1, 4:1 को 4:1 में आ गया, यानी अनुपाती उपलब्ध 5 है, यानी अनुपाती उपलब्ध 5 हो गया, और 100 किलोग्राम चावल का अंशतः 10% लाभ पर बेचा गया, बाकी को 20% लाभ पर, यदि कुल लाभ 12% इस बिक्री हुआ तो कितना चावल 20% लाभ पर बेचा गया। तो कितना चावल 20% लाभ पर बेचा गया, तो यहाँ पर 5 आ गया, तो 100 किलो को क्या करेंगे
100 किलो को क्या करेंगे, देखिए 20% लाभ पर बेचा गया, तो 100/5, 100/5 इसको हम यदि कर दें, देखिए ये 20% हो रहा है, 100/5 यानी 20 किलोग्राम चावल को 20% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, क्योंकि अनुपाती उपल कितना हो रहा है इसका, जब मैं योगफल करूंगा तो 5 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया मेथड है जिस मेथड से आप मैथ को उड़ा सकते हैं। तो ये नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगा। कब करेंगे सर ऐसा, कब करेंगे, देखिए कुछ चावल को 10%, कुछ चावल को 20% और ओवरऑल जब यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है, मीडियन ये यहाँ पर हमेशा मीन का काम करता है, ये मीन एवरेज का काम करता है, तब हम एलिगेशन लगाएंगे। और 4 पद 5 है ना, तो 5 बराबर 100 है, तो 20% यही तो 20% के बराबर है, तो 20 किलो चावल को 20% पर बेचा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेहतरीन क्या बोला है, वर्गमूल। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर वर्गमूल दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे चलेगी लाइन, है ना। अब आपको पता है, देखिए डेसिमल को काउंट करें, यहाँ पर आप डेसिमल काउंट करें कितनी है, 4, 4 8 9, यहाँ काउंट करें 3, 3 6 और 3 9, यानी ऊपर भी 9 और नीचे भी 9, यानी कट गया, यानी सारे डेसिमल आपका हट गया। अब 324 का वर्गमूल क्या होता है, 324 का वर्गमूल क्या होता है सर जी, 324 का होता है 18। ठीक है, 81 कितना होता है, 9। 46 24 का कितना होता है, 46 24 का शायद 68, है ना, 46 24 का क्या होता है, 68 होता है। ठीक, हाँ 68 होता है। फिर देखो नीचे में, अब नहीं है ना, नहीं, यहाँ कितनी होगी, 125, 156 25 किसकी होती है, 125 की होती है। ठीक है, 289 किसकी होती है, 17 की होती है। 729 किसकी होती है, 729 27 की होती है। और 64 किसकी होती है, 8 की होती है। अब देखो, अब यहाँ पर काटो, अब यहाँ पर जितनी मर्जी है, जैसे मर्जी है वैसे काटो। कैसे काटेंगे सर, 17 चौका 68, 4 दूनी 8, 9 3 27, 3 छक्के 18, 4 दूनी 8, 2 3, कितना बच गया, 3/125, 3/125, टेंशन नहीं लेना। अब 125 को क्या करूंगा, 125 को 8 से गुना कर दूंगा, ऊपर भी 8 से गुना कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा यहाँ पर 1000। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरा 0.024, बस कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए चार संख्या ए बी सी और डी ऐसी है जिनकी उम्र, जिनका समग्र औसत 23 है और ए और बी का औसत 19.5 है, सी और डी का औसत योग क्या होगा। बहुत ही इस तरह के क्वेश्चंस लगातार आते हैं और आते रहेंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत 23 है, तो 23 को 4 से गुना किए, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, बी ए और बी यानी ए प्लस बी मैं देख रहा हूं यहाँ पर 19 दूनी 38 एक 39 हो जाएगी। सी और डी का निकालना है, बहुत ही सिंपल। 92 में से आप 39 घटा दो, निकल गया। 12 में से 9 जाती है 3 और 8 में से 3 जाती है 5। क्योंकि इसका एवरेज निकालना था तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, तो कितनी हो गई 26.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना है। ठीक है, पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना है। पुत्र का उम्र मान लेते हैं, पुत्र का उम्र x है, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, 15 वर्ष बाद, यानी 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पुत्र भी हो जाएगा x प्लस 15 और पिता भी हो जाएगा x प्लस 15। ठीक है, अभी बराबर नहीं देते। 15 वर्ष बाद वो अपने पुत्र की उम्र से 2.5 गुना हो जाएगा। यानी अब देखो 2.5 गुना किसमें करना होगा दोस्तों, 2.5 गुना आप पुत्र में करोगे ना, तभी तो वो पुत्र पिता के बराबर होगा, है ना। यदि यहाँ मैं पुत्र और पिता की उम्र को बराबर करना चाहूं तो मुझे यहाँ पर 5 से
मुझे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके पिता और पुत्र बराबर होगा। एक पिता अपने पुत्र का 5 गुना है, इसका मतलब पुत्र में 5 गुना करूँगा तब पिता के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी? इसका मतलब मुझे यहाँ पर किसमें गुणा करना होगा? पुत्र में गुणा करना होगा, वो भी किससे? 5/2 से, तब वो पिता के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो क्या होगा? 5x, यहाँ पर होगा 75 और यहाँ पर होगा आपका 10, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 30। यहाँ पर देख रहे हो माइनस 5x, x एक तरफ हो गया और 75 में से 30 चली गई तो कितनी बच गई? 75 में से 30 चली गई तो बच गई -45। माइनस और माइनस कट गई, x बराबर हो गई 9। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि बताइए पिता का उम्र कितना है? तो पिता का वर्तमान उम्र कितना था? तो पिता का वर्तमान उम्र हो जाएगा आपका यहाँ पर, पिता का उम्र जो वो है 5 गुने 9 बराबर 45 ईयर। ठीक है? तो यहाँ पिताजी होंगे 45 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी एक पुरानी कार खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 3000 रुपया खर्च करता है। यदि कार का रुपए यदि यदि वह कार को 58,000 रुपए में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया? इसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया? बहुत ही अच्छी सवाल है। देखिए, यानी आप समझ रहे हो ना, उसने एक कार खरीदा, इस कार पर उन्होंने क्या किया? 3000 रुपया लगा दिया। ठीक है? अब इस कार पर प्रॉफिट रखा। कितने की प्रॉफिट रखा? इस कार, मान लो कि मैंने इस पर x रुपया लगाया, मान लो, देखो इस तरह से करो, x प्लस 3000। ठीक है? और इस पर कितना प्रॉफिट रखा? इस पर 16% का प्रॉफिट रखा, तब जाके कितना में बेच दिया इसे? 58,000 में बेच दिया। ठीक है? अब देखो यहाँ पर, अब आप सीधी सीधी यहाँ पर समझ रहे हो कि 16 58 दूना है ना, तो यहाँ 58 दूनी, तो यहाँ पर क्या हो? 58 एकम। ठीक है ना? अब फिर मैं 2 से इसे डिवाइड कर दूं, यानी मैं देख रहा हूं कि x प्लस 3000 और 2 से मैं डिवाइड कर दूं, यहाँ पर ये 500 और यहाँ पर फिर 00। तो यहाँ पर x, यानी उसने जो कार को खरीदा था, कितना में खरीदा था? तो 50,000 में से 50,000 में से यदि 3000 को माइनस कर दूं तो कितनी हो जा रही है? 47,000। कोई डाउट? कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं जरूर उनका रिप्लाई दूंगा। यहाँ पर ये नहीं बोला गया था कि उसने कार कितने में खरीदी, यहाँ पर ये बोला गया है कि उन्होंने कार को 58,000 रुपये में बेचा और 16% का लाभ हुआ। आप इसे उल्टे तरीके से भी लगा सकते हो, उल्टे तरीके से लगा, क्यों? क्योंकि आपको एसपी गिवन है ना, और प्रतिशत लाभ है ना, प्रतिशत लाभ दी हुई है। अब सीपी निकाल लो। अब जब सीपी निकाल लोगे, उसमें 3000 क्या करना है? हटा देना है, क्योंकि 3000 तो एक्स्ट्रा खर्च किया ना भाई। उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था? क्योंकि कार खरीदने के बाद उसने 3000 रुपया लगाया। यहाँ से सीपी निकलेगा आपको। सीपी कितना निकल के आएगा? सीपी निकल के आएगा आपका, जो आपने यहाँ जो एक्चुअल में जो x प्लस 30,000, यानी आपने 3000 रुपया लगाने के बाद आपकी कार कितनी हो गई? 50,000 की, और उस पर आपने 58,000 में बेच दिया। यानी 16% जो है आपका, 16% जो है वो 8,000 के बराबर है क्या? बोलो हाँ या नहीं? तो एक्चुअल, यदि आपसे पूछता है कि एक्चुअल इसे प्रॉफिट कितनी हुई, आपसे पूछा है एक्चुअल प्रॉफिट कितनी हुई, तो इसमें से फिर आप 3000 को क्या करोगे? माइनस करोगे ना। यानी आपकी जो एक्चुअल प्रॉफिट हुई वो तो 5,000 रुपए की हुई ना, क्योंकि आपने 3000 तो मरम्मत में खर्च कर दिया। तो एक्चुअल जो आपकी प्रॉफिट है वो क्या हुई? 5000 की। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पर भी ध्यान रखें। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर, दैट मीन्स मार्केटिंग पर 10% कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपया देता है तो उसका विपणन पर कितना खर्च है? यानी व्यापारी कुल वेतन पर, कुल वेतन यानी वेतन पर कितना देता है? 65%, यानी 65% बराबर, यानी यहाँ पर आप बोल सकते हो सर जी कि 65% बराबर कितना है? 65,000 रुपया है।
ठीक है। तो 1% बराबर कितना होगा? तो 1% बराबर यहाँ पर होगा आपका 1000 रुपया। ठीक है, 1% 1000 रुपया। तो उसके विपणन पर कितना खर्च है? विपणन पर 10%, यानी 10% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10% इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10,000 रुपया। आंसर कितना हो गया यहाँ पर? 10,000। चलते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। किसी बिल की राशि यदि 35% की छूट दो तथा दो क्रमिक छूट 20% तथा 20% अंतर 22 रुपया हो तो बिल की राशि कितनी है? एक छूट आपको कितनी दे रखी है? एक छूट आपको कितनी है यहाँ पर? एक छूट है जो है वो आपका 36%। और दूसरी छूट कैसे निकालेंगे? मैंने आपको सक्सेसिव मेथड बताया है कि लगातार यदि कोई छूट होती है तो 20 प्लस 20 माइनस 20 गुने 20 बटा तो लगातार छूट हो तो हम इस मेथड का यूज कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे अच्छे वाले रेशियो है। यदि हमारे बुरे परसेंटेज रहते हैं तो हम रेशियो मेथड से जाते हैं। यानी यहाँ पर देख रहे हैं 40 और -4, यानी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 दूनी 4 और यहाँ कितने, सॉरी पहले छूट कितने हैं? 35%। पहले छूट कितने हैं? 35%। और दूसरे छूट कितने निकल के आए हैं? 36%। ठीक है, तो दोनों का जो अंतर है यानी 36%, ये दोनों का जो अंतर आप देख रहे हो, अब दोनों का जो अंतर 36% माइनस 35% बराबर कितना है? बराबर जो है वो है 22। ठीक है, तो 1% बराबर कितना है आपका? 1% बराबर क्या है? 22। तो आपसे पूछे बिल की राशि कितनी, तो बिल कितनी की होगी? 100% की बिल होगी ना। बिल की राशि 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2200। यानी आंसर कितना हो गया? 2200। बहुत सारे स्टूडेंट इसकी जानकारी अधूरी कांट भी डिटरमाइन दे रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तो साफ साफ बोला गया है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिलेगा ही मिलेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर घबरा जाएंगे कि एक छूट तो यहाँ, फिर यहाँ भी छूट, फिर यहाँ भी छूट, कितना छूट है, फिर अंतर भी दे रखा है। कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है इस तरह के मैथ्स में। आप आसानी से मैथ्स को खोल सकते हो और बना सकते हो, बस लगातार चैनल पर बने रहो। देखो, किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4,700 रुपया में आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपया अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक लगाए। यदि लाभ 1,410 रुपया हो तो किरण को कितना लाभ अंश मिलेगा? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। पार्टनरशिप की मैथ है यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ किरण, यहाँ पर संयोग और यहाँ पर किशोर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि संयोग ने किशोर से 300 रुपया अधिक लगाए। यानी मान लो किशोर ने यदि 100 रुपया लगाए तो संयोग ने कितने लगाए? x प्लस 300 रुपया। अब संयोग से किरण ने कितने लगाए? 500 रुपया अधिक। यानी यहाँ पर मैं देख रहा हूं कितनी हो जाएगी? x प्लस 800 रुपया हो जाएगी। ठीक है, अब इन तीनों का योगफल कितना है? तीनों का योगफल यहाँ पर 4,700 रुपया है। 4,700 रुपया है। ठीक है, 4,700 रुपया है। तो कुल योगफल मेरा कितना हो जाएगा? 1 2 3, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x प्लस 8 3 11, है ना? 11 ही तो होगा। 8 3 11 हो जाएगा यहाँ पर। 4,700 रुपया हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4,700 में से 1100 रुपया घट जाएगा तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 3600। ठीक ना, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1200। ठीक, अब देखिए यहाँ पर किरण, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सारी की चीज यहाँ पर निकल आ रही है। किरण की कितनी है? 12 8 1600, यानी यहाँ पर किरण की कितनी? 12 8 कितनी हो जाएगी? 2,000 रुपया। किरण की कितनी हो जाएगी? 2,000 रुपया। संयोग की कितनी हो जाएगी? संयोग की 12 3 1500 रुपया। और किशोर की कितनी हो जाएगी? किशोर की कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1200 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 20 अनुपात 15 और अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगी? 12। ठीक है, 20 15 12। ठीक, तो 20 12 15 यहाँ पर हो गया। आपसे पूछ रहा है कि किरण को कितना लाभ मिला। किरण कहाँ है? किरण 20, यानी 20
बट्टे तीनों का योगफल 5 2 7 1 2 3 7 47 47 उन्हें क्या हो जाए यहाँ पर 1410 7 3 21 3 बार में कट जा रही है यहाँ पर 3 दूनी 6 1 और 2 है ना 600 रुपया यानी यहाँ पर किरण को कितना मिला किरण को लाभ के अनुसार से 600 रुपया मिला ठीक है बेहतरीन क्वेश्चंस है इस तरह के क्वेश्चंस को स्टार मार्क जरूर लगा ले ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य 8,255 रुपया और 9,425 रुपया है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी मूलधन पर मूलधन समान है ठीक है ना निश्चित मूलधन पर यानी मूलधन प्लस कितने वर्ष पहले ज्यादा वाला को लेते हैं 5 ईयर 5 ईयर एसआई मूलधन प्लस 5 साल की जो एसआई है वो है 9,425 ठीक है और यहाँ पर मूलधन प्लस 3 साल की जो एसआई है वो कितनी है मूलधन प्लस 3 साल की एसआई कितनी है 8,255 ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर देंगे यहाँ पर मैंने माइनस किया यहाँ माइनस किया और यहाँ माइनस किया तो पीपी कट गई मैं देख रहा हूँ कि 2 साल की एसआई कितनी है 2 साल की एसआई यहाँ पर हो रहा है 5 में से 5 गया 0 12 से 5 गया 7 ठीक है 3 में से 2 गया 1 और 9 में से 8 गया 1 2 साल की 1170 है तो 1 साल की कितनी हो जाएगी 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा 1 साल की एसआई हो जाएगी 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16 2 पंचे 10 585 हो जाएगी इसका मतलब यदि 2 साल 1 साल का 585 है 3 साल की कितनी हो जाएगी जिसके कारण से मुझे यहाँ से मैं एसआई निकाल पाऊंगा यहाँ से प्रिंसिपल निकाल पाऊंगा 3 साल की 3 पचे 15 3 अट्ठे 16 1 17 अब 5 दिए 15 15 1 16 1675 रुपया यहाँ पर क्या हो जाएगी 1675 रुपया मेरे यहाँ पर 1675 ना 1775 देख लो एक बार 585 है ना तो 3 पचे 15 3 अट्ठे 3 पचे 15 3 अट्ठे सॉरी गलती हो रहा है यहाँ पर 3 पचे 15 15 का 5 3 अट्ठे 24 24 24 एक 25 ना हाँ 24 एक 25 2 बच गया 5 से 15 16 17 अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल कितनी हो जाएगी प्रिंसिपल हो जाएगी 8,000 क्योंकि मैंने 3 साल को लिया है तो 8,255 में से 1755 को क्या करेंगे घटा देंगे कितना हो जाए मेरा 0 0 12 में 7 गया 5 7 में से गया 6 6500 अब मुझे क्या निकालना है रेट रेट इक्वल टू क्या होती है आई बाई पी तो आई कितनी है मेरी 1 साल की आई कितनी है 1 साल की आई है 585 है ना और पी कितनी है मेरी 65 इंटू क्या हो जाएगी 100 ये कट गया 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे कट जाएगा यानी मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितनी हो जाएगी 9% कितनी हो जाएगी यहाँ पर 9% ठीक है तो इस तरह से आपको बनाना होगा इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है आप जितना जल्दी बना सकते दोनों का अंतर निकाल लीजिए फटाक से 9,425 अब 5 समयों का अंतर यानी 2 वर्ष का आपका अंतर निकल गया फटाक से 2 वर्ष का अंतर कितना निकल गया आपका 1170 आप 1 वर्ष का निकाल लें 1 वर्ष का निकल गया 5850 आप इस तरह से फटाफट बना सकते हैं फिर 3 साल का निकाल ले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले जिस 3 ईयर के लिए है तो इसके साथ आपको माइनस करना होगा यदि आप 5 ईयर के लेंगे तो इसके साथ माइनस करना होगा इसके साथ माइनस करने के बाद आपको पता है कि आर रिजल्ट क्या होता है आई बाई पी इंटू 100 होता है ठीक है ना अब यहाँ से 8% आप यहाँ से निकाल सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष ओहो रिपीट हो गया सवाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में भरते हैं जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली करते हैं प्रारंभ में तीनों नल को खोल दिया जाता है और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है टंकी कितने समय में भरेगी बहुत ही इजी सवाल है और नंबर 1 सवाल है देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से बनेगी ए कितने हैं ए 15 घंटा में भरने का काम करते हैं बी क्या करते हैं बी यहाँ पर 20 घंटे में भरने का काम करते हैं
और सी यहाँ पर निगेटिव है। सी खाली करने का काम करते हैं। सी 10 घंटे, सी कितना 25 घंटे में खाली करते हैं। तीनों का एलसीएम यदि मैं ले लूं, तीनों का यदि एलसीएम लेते हैं तो कितने समय में भर जाएगा? तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25, 20, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। ठीक रहेगा। अब ये चूंकि भरता है तो 15 दूनी 30, यानी ये 20 घंटा में भर देगा। ये 20 जीरो जीरो कट गया, ये 15 घंटे में भर देगा। लेकिन सी 25, 25 कितना हो जाएगा? 12। लेकिन ये माइनस, ये क्या है? -12। अब तीनों को खोल दिए, यानी देखो 20 और 15 कितनी होती? 20 और 15 कितनी होती है? 20 और 15 होती है 35, और 35 में से 12 चला गया, 35 में से 12 चला गया तो 5 और 2, 5 और 2 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, 23। और 23 को कितने घंटे तक खोल दिया गया? 10 घंटे तक, यानी 230, 230 काम हो गया, यानी -230, -230। अभी कितना भरना बाकी है? 70। अब क्या किया? 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया, यानी सी की काम खत्म। सी अब नहीं आएगा। बचा कितना? 35 और 20, मैं 20 और 15, यानी 35 की इफिशियंसी से, ये क्या है? इफिशियंसी है ना? और ये क्या है? टाइम है। और ये क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है। तो आप देखो ये 20 की एफिशिएंसी से और 15 की एफिशिएंसी, टोटल 35 की एफिशिएंसी 70 को भरेगा। तो 70 से 35 हम यदि डिवाइड करेंगे तो कितना घंटा में बढ़ेगा? यहाँ पर, यहाँ हो गए 2 घंटा। लेकिन 10 घंटा तो यहाँ पर भी था, 10 घंटा यहाँ भी तो बढ़ा। 10 घंटा और 2 घंटा, यानी जो टोटल टाइम निकल के आया, टोटल टाइम जो निकल के आया वो 10 घंटा प्लस 2 घंटा, यानी कितनी हो गई? 12 घंटा। कितनी हो गई? 12 घंटे, यानी 12 घंटे के बाद टंकी भरेगी। ठीक है दोस्तों, आज लाइन बहुत ही दिक्कत कर रही है ना? एक मानचित्र में 9.1 किलोमीटर की दूरी 0.7 सेंटीमीटर दर्शाया गया है। यदि उस मानचित्र की बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर हो तो दोनों के बीच दूरी कितनी होगी? बहुत ही आसान है, यानी 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर टेंस टू कितना है? 9.1 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 9.1 किलोमीटर अपॉन 0.7, यानी कट के कितनी हो गई? ये कट के 13 हो जाएगी, 13 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर में 13 किलोमीटर जाएगी, तो 28 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगी? 28 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगी? तो 13 गुने 28, 13 गुने 28 गुना करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 13 गुने 28 मैंने गुना किया तो हो गया यहाँ पर 364, 13 अट्ठे 104, हाँ 13 अट्ठे 104, यूनिट डिजिट से भी हो जा रही है। 364 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए आपको देखना बेहद जरूरी होता है। रेलगाड़ी पी बिंदु से ए प्राप्त 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर घंटे की एक समान गति से एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है। रेलगाड़ी क्यू प्रातः 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान गति से बिंदु ए की ओर जाती है। रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पार करती है, तो रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या है? आइए दोस्तों समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके मेंस के एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चंस ही आपको सिलेक्शन करवाएगा या तो सिलेक्शन से बाहर ले जाएगा। एक क्वेश्चंस आपको या तो बाहर ले जाता है या तो अंदर ले जाता है। रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे, ध्यान से देखिए, रेलगाड़ी पी यानी एक रेलगाड़ी, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। ए कोई बिंदु है, ठीक है, ए बिंदु से रेलगाड़ी चल रही है और कहाँ तक जाना है उसे? बी तक जाना है, ठीक ना? ए से बी दो बिंदु है और ट्रेन है पी, ट्रेन का नाम क्या है? पी, जो कौन से स्पीड से चल रही है? 10 बजे, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। ठीक है। और ये बी बिंदु पर क्यू एक ट्रेन है, बी बिंदु पर क्यू एक ट्रेन है और सुबह 11 बजे, ये सुबह 11 बजे चलेगी। ठीक है। 360 किलोमीटर,
60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है। यानी जो टोटल दूरी है ए और बी का 360 है। ठीक है। रेलगाड़ी क्यू प्रातः 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान गति से बिंदु बी से ए की ओर जाती है। रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। ठीक है, 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। यानी ये जब चलना शुरू करती है ना, तो यहां से दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100। एक मिनट दोस्तों, लाइन चली गई है यहाँ पर। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि ओ कोई बिंदु है। ठीक है ना, ओ कोई बिंदु है। ओ बिंदु के बाद से, सवाल समझ रहे हैं ना, रेलगाड़ी क्यू प्रातः 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान गति से बिंदु ए की ओर जाती है। रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पार करती है। यानी यहाँ पर तो जहां पर मिलती है दोनों, जहां पर मिलती है इस बिंदु पर, यहां से 120 किलोमीटर की दूरी पार करती है। ठीक है। रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या है? यानी ए की तो चाल दी हुई है, क्यू की चाल नहीं दी हुई। ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे। एक घंटे के बाद ये दोनों की समय को यदि मैं बराबर करूं और इसकी स्पीड तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यहां से ये 60 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है। ठीक है ना। और टोटल जो दूरी है मेरी, टोटल डिस्टेंस यानी 60 किलोमीटर यहाँ दूरी तय कर चुकी है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ना। और ये डिस्टेंस पता है मुझे कि 120 किलोमीटर है। ठीक। और मैं ये 60 किलोमीटर भी पार कर चुकी है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी है? तो 360 में से 60 मैंने घटा दिया। 360 में से यदि मैंने 60 घटा दिया, तो मैं देख रहा हूं कि मेरी जो बची हुई यहाँ की जो बची हुई समय है, सबसे पहले यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पर जो मुझे समय लगेगा ये 300 हो जाएगा। और इसे मैं 60 की स्पीड से चल रहा हूँ, तो समय लग रहा है मेरे पास 5 घंटा। ध्यान से समझना। ठीक है। अब मेरे पास जो शेष अब मेरे पास जो शेष दूरी बची है वो क्या है? 360 में से, टोटल 360 में से मैं 120 यदि घटा दूं, तो मैं देख रहा हूं कि 240 किलोमीटर ही शेष मुझे बचा है। यानी 360 में से 120 घटा दूं, यानी जो ट्रेन ए है, ट्रेन ए कितनी किलोमीटर चलेगी? 360। और यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा इसे? 5 घंटे का। यानी यहाँ भी 11 बज गया और यहाँ भी 11 बज गया। अब समय दोनों की बराबर हो गई। ठीक है। अब दोनों की चालों का क्या होगा? अंतर होगा, क्योंकि ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। ठीक है। चलिए, 240 किलोमीटर, यानी 240 किलोमीटर जाने में, यहां से यहां इसको टोटल 240 किलोमीटर जाने में, समझ रहे हैं ना, तीन मैंने पूरा। अब शेष कितना बचा? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर जाने में इसे कितने समय लगेगी? तो मैं देख रहा हूँ 240 किलोमीटर जाने में इसे कितने समय लगेगी। तो 240 बट्टे यहाँ पर 60 कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 4 घंटे लगेगी। ठीक है, 4 घंटे लगेगी। ठीक। चलो सर, ठीक है। हाँ, यानी 4 घंटे लगेगी। यानी 11 बजे यहाँ पर है और 4 बजे पहुंचेगी। यानी टोटल यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ओ बिंदु पर, इसे ओ बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे बाद पहुंच जाएगी। यानी ओ बिंदु पर ये कितने बजे पहुंचेगा? 2 बजे। ओ बिंदु पर कितने बजे पहुंचेगा ये? 2 बजे। दोपहर की 2 बजे पहुंचेगा। ठीक है, दोपहर की 2 बजे पहुंच जाएगी। अब रेलगाड़ी जो क्यू है ओ पर 11 बजे, यानी 2 बजे, यानी 2 बजे ये भी पहुंचेगी, 2 बजे ये भी पहुंचेगी। 2 बजे रेलगाड़ी ए भी पहुंच रही है, 2 बजे ये भी पहुंच रही है। तो इसे पहुंचने में कितना समय लग रहा है? इसे पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 3 घंटे का समय लग रहा है। यानी दोस्तों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि देखिए, इसकी मैं चाल नहीं भी निकालता तो चलता, खाली मैं यह टाइम बराबर करने के लिए बताया हूं। 5 घंटे लग रही, चलो ठीक है। अब ये टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो 120 मैंने घटा दिया तो 240 किलोमीटर निकल कर आई।
240 किलोमीटर तक चलने में हमारे ए ट्रेन को 4 घंटे का वक्त लगा और बोला जा रहा है कि इसी जगह पर दोनों एक ही समय पर मिल रहे हैं। ठीक है, यानी 4 घंटे, यानी 10 बजे मेरी ट्रेन चली और इसमें मैं 4 घंटा जोड़ दूं तो दोपहर के 2 बजे दोनों ट्रेन का मिलाप हुआ और ये ट्रेन चूंकि 11 बजे चली थी, यानी 3 घंटे बाद ऊपर पहुंची। ठीक है ना, 3 घंटे बाद ऊपर पहुंची। इसका मतलब क्यू की चाल कितनी है, समय मेरे पास चला आया और 3 से मैं यदि डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 3 चौके 12, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्यू चल रही है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, जरूर मुझे बताएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नाव नदी के बहाव के साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। दोस्तों मैं आपसे, आप लोगों से एक क्षमा चाहता हूँ, हाँ, कि बीच बीच में क्या हो गई, 2-3 बार हमारी बिजली चली गई, जिसके कारण से आपको मेरी फोटो नहीं आ रही होगी, लेकिन कंटेंट आपको साफ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, कंटेंट आपको दिखाई दे रही होगी, तो उससे आप डिस्टर्ब ना हो प्लीज। जो हमारी कंटेंट है, हमारी जो मेहनत है, और आप अपने लगन, अपने मेहनत के साथ लगे रहे। जो आपकी जो दिक्कत आई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि बिजली हमारे बस में है नहीं है, ना आपके बस में है। ठीक है ना, चलिए। एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। नदी के बहाव के विपरीत यह दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तब धारा की वेग क्या होगी। ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूं कि, मान लीजिए कि धारा की वेग कितनी है, धारा की वेग कितनी है, धारा की वेग मान लीजिए कि u है मेरे पास, कितनी, u है x, और नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल तो ये है क्या, नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस 4 प्लस x हो जाएगा ना, 4 प्लस x, 4 प्लस x। ठीक है, तो समय तो दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ मैं दूरी देख रहा हूँ, दूरी कितनी हो जाएगी अभी नहीं निकालता हूँ मैं। अब यहाँ पर अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 4 - x हो जाएगी। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि दूरी के बहाव के साथ 3 घंटे में, यानी ठीक है, 4 + x, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 4 - x। अब विपरीत दिशा में कितना, 9 घंटे में, दोनों को 9 से गुना कर दिया, 3 से 3 कट गया यहाँ पर। ठीक है, 3 3 9, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ हो गया प्लस x, और यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ सॉरी यहाँ पर गुना हो जाएगा, 4 3 12 -3x। ठीक है, यहाँ कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई 4x, और यहाँ पर 12 में से 4 गया 8, x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, तब धारा का वेग क्या है, तो धारा का वेग कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है क्या, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों सेशन कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस तरह की कंटेंट कंटिन्यू करने के लिए मैं चाह रहा हूं और भी कुछ करूं। तो ऐसे आप लोग के यदि दिमाग में कोई भी बात आ रही है, यदि वो कुछ एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल के यदि कुछ कैंडिडेट है, आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊं, तो मैं जरूर लेके आऊंगा। लेकिन एक बार जाते जाते ये जरूर बता देना कि सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसा लगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने खुद नहीं बनाया था, क्वेश्चंस ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा है, मैं कंटिन्यू आपको इस तरह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंटिन्यू करवाते जाऊंगा, जिससे कि आपको खुद को कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ, इस तरह की क्वेश्चंस आती है, मेरी तैयारी कैसी है नहीं है, और आपको पैटर्न भी पता चला जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जाते जाते मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जो जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।